बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मेरा पहला जो है, आज हम पहले चैप्टर जो सोशियोलॉजी की सेकेंडरी की बुक का स्टार्ट करेंगे। बाब नंबर 1, एथनिक एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नस्ली और सकाफ़ती विरसा। पाकिस्तान एक जो है बरसग़ीर से जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो बरसग़ीर एक मल्टी कल्चरल कसीर नस्ली इलाका है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ नस्लें जो हैं यहाँ पर कौमें आईं, आबाद हुईं, और वो बहुत सारी तब्दीलियों से ये माशरा जो है वो वजूद में आया। दुनिया का कोई भी माशरा जिस हालत में आज मौजूद है, सदियों पहले इस तरह नहीं था। पहले दुनिया ऐसी ना थी जैसे कि आज की दुनिया है। तो वक्त के साथ साथ माशरों में तब्दीली आती रहती है, ठीक है। और आज जो हमारी मौजूदा माशरती ज़िंदगी से अगर हम मुवाजना करते हैं उस दौर का, तो वो बहुत ही तब्दील महसूस होती है। हमारे आबा व अजदाद जैसी ज़िंदगी गुजारते थे, जैसा उनकी सकाफ़त थी और जैसी उनकी कदीम सकाफ़ती ज़िंदगी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती रही और आज की हालत में हमें दिखाई देती है। कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आईं, इनकलाबात आए, कदीम सकाफ़ती रवायात का तो या तो वजूद ही मिट गया या उनमें तब्दीलियाँ आकर मामूली निशानात बाकी रह गए, जो दुनिया में कहीं कहीं माशरों में पाए जाते हैं ये निशानात। तो कहीं किसी माशरे में इन तब्दीलियों की रफ़्तार तेज़ होती थी, कहीं इन माशरों में आहिस्ता होती है। लेकिन दुनिया के जिन ख़ितों में जो है तब्दीली जल्दी आई, ऐसे ख़िते जो साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के लिहाज से ज़्यादा एडवांस थे, उनमें ये तब्दीलियाँ तेज़ी से आईं और पुरानी रवायात की जगह नई रवायात ने ले लिया, ठीक। और जिन इलाकों में ये अलूम व फ़नून आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हुए, वहाँ पर क्योंकि तब्दीलियों की शरह इसलिए भी कम थी क्योंकि वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम की शरह की रफ्तार जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता थी। इसलिए उन इलाकों के लोगों में अभी तक कदीम रवायती अंदाज जो है वो हम मुशाहिदा किए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो सकाफ़ती पस मंज़र है वो भी इसी असूल के तहत तग़य्युर पज़ीर रहा। किसी माशरे के लोगों के रहन सहन के अंदाज़ को हम सकाफ़त का नाम देते हैं। जो हमारी एवरीडे लाइफ है वो कल्चर सकाफ़त कहलाती है। तो पाकिस्तानी लोगों की सकाफ़त भी कदीम दौर से लेकर अब तक जो है मुख्तलिफ़ तब्दीली के मराहिल में रही, तग़य्युरात आते रहे। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि जो 5000 साल पहले लोगों की जो सकाफ़त थी वो आज भी वैसे ही मौजूद है। हाँ, ये कह सकते हैं उसमें कोई ना कोई सिफ़ात अब भी ऐसी पाई जाती हैं, या जो मुख्तलिफ़ अक़वाम जो गुज़री हैं उनकी जो ख़ुसूसियात थी उनके कोई ना कोई निशानी हमारी मौजूदा सकाफ़त में ज़रूर पाई जाती है, चाहे वो तब्दील शुदा ही हालत में क्यों ना हो। क्योंकि किसी भी असूली तौर पर किसी सकाफ़त के तमाम औसाफ मुकम्मल तौर पर नहीं मिटते हैं। उनमें से चंद या एक औसाफ होते हैं किसी न किसी तब्दील शुदा हालत में या बिगड़ी हुई हालत में पाए जाते हैं। तो पाकिस्तानी सकाफ़त भी जो है कुछ सिफ़ात कदीम सकाफ़तों से इनमें मिलती जुलती हैं, और सकाफ़ती तरसील के इस अमल को हम सकाफ़ती पस मंज़र का नाम देते हैं, ठीक। तो इस तरह हर सकाफ़त हर नस्ल में हालात के साथ तब्दीली होती जाती है। बिलाखिर चंद सदियों में उसकी शक्ल ही तब्दील हो जाती है या मामूली निशानात रह जाते हैं। तो हमारी सकाफ़त जो आज मौजूद है उसमें तमाम जो बाकी सकाफ़ती रवायात के कोई ना कोई निशान जो हैं वो पाए जाते हैं। आगे जाकर हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी सी वो कौन कौन सी अक़वाम आई जिन्होंने अपनी सकाफ़त के असरात जो है वो हमारी सकाफ़त पर छोड़े। अब है पहली नस्ल, द रेस। नस्ल क्या होती है? नस्ल दरअसल एक हयातियाती बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इस्तिलाह है जिसके मायने अफराद का एक ऐसा ग्रोह जो अपने आप में ख़ास जिस्मानी, हयातियाती और जीनियाती खुसूसियात रखता हो और समाजी तौर पर मुनफरिद जाना जाता हो, अब उसको हम नस्ल का नाम देते हैं। तो एक ही नस्ल के अफराद जो होते हैं वो किसी मखसूस इलाके में पाए जाते हैं, ख़ास खिते में महदूद होते हैं। तो नस्ल की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। आर्थर केत के मुताबिक जिल्द की रंगत के एतबार से नस्लों की 4 उसने इक़साम बताई हैं: सफ़ेद, ज़र्द, सांवली और स्याह। और केत के मुताबिक इस फ़र्क का सबब गदूदों की कारकर्दगी पर है। नेस्ट्रॉक कहता है कि इलाकाई और शक्ली मुशाबत के लिहाज से नस्लों की 3 इक़साम हैं, और वो हैं स्याह फार्म नीग्रो नंबर 1, नंबर 2 ज़र्द फार्म मंगोल, नंबर 3 सफ़ेद फार्म काकेशाई। पहली जो नस्ल वो है स्याह फार्म या नीग्रोज़। इनका ये वर्ड भी आपने सुना होगा।
तो इनकी जल्द काली होती है, बाल घुंघराले होते हैं, होंठ मोटे होते हैं, कान और आँखें छोटी, कद दरमियाना और नाक चिपटी होती है। ये लोग ज़्यादातर अफ्रीका और यूरोप में पाए जाते हैं। और फिर आता है जर्द फार्म या मंगोल नस्ल। इनका जिस्म जर्द या गंदमी रंग का होता है, चेहरा फराख, दरमियाना कद के, सर के बाल भूरे या काले, नरम और सीधे होते हैं। कदीम अमेरिकी बाशिंदे सुर्ख हिंदी एस्किमोज जो रेड इंडियंस कहलाते हैं, वो भी इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग ज़्यादातर वस्ती एशिया में, जिस सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। थर्ड जो किस्म है वो है सफ़ेद फार्म या ककिशाई। इस नस्ल के लोगों की जिल्द का रंगत सफ़ेद, कद लंबा या दरमियाना, बाल सीधे, चेहरा तंग, नाक छोटी और तीखी होती है, आंखें सब्ज़, नीली या भूरी होती हैं। ये लोग ज़्यादातर यूरोप में पाए जाते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का नस्ली पस मंज़र क्या है। पहले तो हमने पढ़ा था कि सकाफ़ती पस मंज़र क्या है, जो मुख्तलिफ़ सकाफ़ती आती नहीं और उन्होंने अपने अक़वाम आती नहीं, उन्होंने अपने सकाफ़ती असरात छोड़े। अब हम देखें कि किस नस्ल से ये ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान के लोग। तो सारी दुनिया के इंसान हमने पहले बात कर चुके हैं कि 3 बड़ी नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, हबशी, मंगोल और सफ़ेद फार्म। हबशी नस्ल के लोग बर-ए-आज़म अफ्रीका में, मंगोल जो हैं वो एशिया में, सेंट्रल एशिया, और सफ़ेद फार्म जो हैं वो यूरोप, शुमाली जनूबी अमेरिका में पाए जाते हैं। लेकिन हिंदू पाकिस्तान में जो लोग आबाद हैं, इनकी इब्तिदा यहाँ से नहीं हुई है। मुख्तलिफ़ नस्ल के लोग इस खिते में आते रहे, साथ अपनी सकाफ़ती रवायात भी लाते रहे आपस में। यहाँ पर जैसे कि यहाँ के आबाद लोगों के साथ उनकी लड़ाइयाँ भी हुई, या तो उन्होंने पहले से जो आबाद लोग थे उनको भगा दिया या कत्ल कर दिया या अपना ग़ुलाम बना लिया। तो उनकी सकाफ़ती रवायात को ख़त्म करके उन्होंने अपनी सकाफ़ती रवायाती ज़िंदगी को रवाज दिया, और जो लोग उनके साथ रहने लगे, उनके कल्चर को कर लिया, तो आपस में उनमें कल्चरेशन का या सकाफ़त पजीरी का अमल पजीर भी हो, आपस में शादियाँ हो गई और फिर एक नई नस्ल जो है वो वजूद में आ गई। तो इस तरह ये दरामदी ग्रोह जो थे, जो दूसरे इलाकों से, ख़ितों से आए और यहाँ पर आकर आबाद हो गए। तो पहला इंसान जिसने सरज़मीन हिंदू पाक पर अपना कदम रखा वो हबशी नस्ल था, जो एक ग्रोह की सूरत में अफ्रीका से चला, बहीर कुल्ज़म के साथ साथ फिर बहीर अरब के साहिल के साथ साथ खुशकी के रास्ते सफ़र करता हुआ इस अजीम ख़िता में दाखिल हुआ। हबशी लोगों के बहुत से ग्रोह इसी रास्ते बरे सगीर में दाखिल होते रहे और गालबन जनूबी बर्मा से होते हुए जज़ायर एंडमान में दाखिल हो गए। तो आज भी इस नस्ल के लोग जो हैं यहाँ पर वही ज़बान बोलते हैं, पाए जाते हैं, जिसे बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। इन लोगों की आमद पत्थर के ज़माना से कबल यानी 5000 साल कबल मसीह यानी 5000 कबल मसीह हुई। कबल मसीह मीन के बिफ़ोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको आप मोस्टली आपने दिखा होगा या पढ़ा होगा BC और AD आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये तो था पाकिस्तान के लोगों का नस्ली पस मंज़र कि किस तरह जो हैं वो पाकिस्तानी जो लोग अब मौजूदा हालत में हैं, उनकी नस्ल जो है वो किन किन लोगों से जो है इस तरह अब तक आई। अब जो हम पहले जो लोग आए उसमें से हम डिस्कस करेंगे पहले द आस्ट्रिक्स जो थे, ये हबशी लोगों की आमद के कुछ अर्सा बाद बहीरा रोम के ख़िते के सफ़ेद फार्म लोग, जिन्हें आस्ट्रिक्स कहते हैं, वो भी इसी रास्ते पाको हिंद में आए। इन लोगों का एक गिरोह जनूबी मशरक़ी एशिया की जानब हिंद, चीनी और इंडोनेशिया को चला गया। आज भी ऑस्ट्रेलिया के कदीम बशिंदों में ये लोग मौजूद हैं। इनमें उनके नस्ली ख़वास पाए जाती हैं और ये दूसरे माशरों से ज़रा तनहा ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। और वस्ती और जनूबी हिंद में कोल और मुंडा ज़बानें भी आज भी आस्ट्रिक ज़बान की नुमाइंदगी करते हैं। इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें की, जैसे चावल की काश्त शुरू की, कुछ सब्जियां उगाईं, मुर्गियां पाली, हाथियों की सुधार कर अपने काम में लेकर आए, कश्तियों का इस्तेमाल किया और सूती धागे से कदीम तर्ज की बुनाई की। 4000 साल कबल मसीह से पहले पाक व हिंद में ये लोग गालिब रहे। इस ज़माने में इंसान एक शिकारी था, हंटिंग एंड गैदरिंग उसका कल्चर था। काश्त में वो छड़ी और खुरपे का इस्तेमाल भी इन्होंने ईजाद किया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आस्ट्रिक्स के कारनामे क्या क्या हैं। फर्स्ट वन तो ये है कि चावल की काश्त। इन हक़ाइक़ से मालूम हुआ कि आज जो चावल की काश्त और ख़ुराक के तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 6000 साल कबल की ईजाद है जो आस्ट्रिक्स ने की। सब्ज़ियों की काश्त है। सब्ज़ियों की काश्त के बारे में भी आज मालूम होता है कि आस्ट्रिक्स की ईजाद है। न जाने ज़माने में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ होंगी,
अभी इसका बारे में नहीं इतना पता चला। मुर्गियाँ पालना, आस्ट्रिक्स के 6000 साल कबल के दौर में न जाने मुर्गियों में कौन सी नस्ल थी, किस तरह उन्हें पाला जाता था, उनके अंडे और गोश्त को किस तरह खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हाथी सुधाना, हाथियों को सुधाकर काम लेना भी आस्ट्रिक्स का काम था, जबकि इस दौर में ऐसे कोई औजार और जो टूल टेक्निक्स जो साइंसी इस्तेमाल होती हैं हाथियों को काबू में लाने के लिए, वो अभी नहीं ईजाद हुई थी। कश्तियों का इस्तेमाल भी इन्होंने किया कि वो लोग लकड़ी के फ़न में माहिर थे, क्योंकि उस वक्त मेटल जो थे वो दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो आज भी दरियाओं में कश्ती का इस्तेमाल आस्ट्रिक्स सकाफत की याद ताज़ा करता है। सूती धागे से कपड़े की बुनाई भी जो है ना, वो भी इन्होंने ईजाद की और में आज के खदर की निशानदेही करती है। काश्तकारी का निज़ाम, छड़ी और खुरपे की काश्त ने इंसान की आने वाली सकाफ़तों में ज़बरदस्त इजाफ़ा किया। आज भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इससे कबल ज़मीन पर काश्त का तरीका कोई भी मौजूद ना था, क्योंकि पहले हंटिंग एंड गैदरिंग का कल्चर था। अब हम डिस्कस करेंगे वादी सिंध की तहज़ीब। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि दुनिया की कदीम तरीन और जदीद तरीन भी तहज़ीब कहलाती है। और ये होती क्या है, तो अब वादी सिंध की तहज़ीब से मुराद दरियाए सिंध और उसके मावन दरियाओं के इलाकों तक फैली हुई थी, इसलिए इसे हम वादी सिंध की तहज़ीब कहते हैं। क्योंकि दरियाए सिंध और उसके जितने भी मावन दरिया जो उन इलाकों को सैराब करते हैं और उन इलाकों से गुज़रते हैं, वो सारा वादी सिंध की तहज़ीब का इलाका कहलाता है। वादी सिंध की तहज़ीब को दो ग्रोह बनाते हैं, दड़ावर और आर्यंस। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले इनकी तहज़ीब क्या थी, इनकी सकाफ़त की खसूसियात क्या थी, पहले हम थोड़ा सा वादी सिंध की तहज़ीब के पस मंज़र में चले जाते हैं। तो वादी सिंध की तहज़ीब के जो दो बड़े मकामात हैं वो हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो अब भी पाकिस्तान में ये दोनों इलाके मौजूद हैं। हड़प्पा जो है, खुदाई से मालूम हुआ कि हड़प्पा पहले की आबादी है। वादी सिंध की तहज़ीब के ख़ास मराकज़ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जीनोडेरो नवाब शाह थे। यह तहज़ीब दुनिया की अवलीन और अजीम तहज़ीब थी। उस वक्त लोग कपास की काश्त भी करते थे, और उस ज़माने में अहले जो थे यूनान वो जो थे, और कदीम इराक़ में कपास को सिंधु कहा जाता था। और आर्यन की आमद से कबल जो लोग यहाँ आबाद थे उन्हें हम अमरीका नाम देते थे। ये लोग छोटे छोटे ग्रोहों में रहते थे, उनका गुजारा जंगलात की पैदावार और शिकार पर था। तो अब जो इस तहज़ीब को बनाने वाले जो दो हैं वो दड़ावर और आर्यंस ग्रोह हैं, और इनकी सकाफ़ती ज़िंदगी के आसार आज भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो हम इनकी माशरती और सकाफ़ती ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। ड्राविडियंस, दड़ावर, ये कौन थे, कहाँ से आए थे? तो ये 3000 कबल मसीह में बलूचिस्तान के रास्ते दड़ावर लोग आए। ये बुनियादी तौर पर अमन पसंद लोग थे। इन्होंने बहुत जदीद शहर आबाद किए, अपनी बस्तियां बनाईं, और आज भी जो पाकिस्तान में बल्दियाती आबादियाँ मौजूद हैं वो उनसे ही मिलती हैं। इन लोगों ने ज़रई इनकलाब भी बर्पा किया। सकाफ़ती तरक्की ने पत्थर के ज़माने 3500 कबल मसीह से लेकर 1500 कबल मसीह तक भी हासिल की। इसके अलावा जो बलूचिस्तान में बरूही ज़बान बोली जाती है वो भी इन्हीं लोगों की ज़बान थी। नस्ली तौर पर ये लोग भी आस्ट्रिक्स की तरह बहरे रोम के ख़ित्ते में से थे। अब है दड़ावी तहज़ीब या सकाफ़त के कौन कौन से ख़वास हैं। इनमें जो ये तहज़ीब पाई जाती है उसको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। एक तो सिंध में है, दरिया सिंध के करीब मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा जो साहिवाल के जनूब मगरब की जानब जो है वो ये शहर जो है वो पाया जाता है। पहले ये ईंटों के नीचे था। जब कुछ जो है जहाँ पर खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ पर एक शहर जो है वो हज़ारों साल बाद पता चला कि यहाँ पर एक शहर जो है वो आबाद है। तो इस तरह जो है जो हड़प्पा जो है वो वजूद में आया। तो मोहनजोदड़ो के मायने हैं मुर्दों का शहर, और हड़प्पा का मतलब है गर्कशुदा शहर या निगल जाने के हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से 650 किलोमीटर के फासले पर हैं। दोनों में नुमाया महंगी पाई जाती है, और हर दो मकामात से जो खुदाई के बाद बहुत सी अशिया दरियाफ्त हुई, उनमें हथियार, जेवरात, गंदम, जो जानवरों के ढांचे, बर्तन, मुजस्मे, खिलौने शामिल इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि तहज़ीब दुनिया की अवलीन तहज़ीबों में से भी थी, और इस तहज़ीब के बानी जो थे वो दड़ावर और आर्यंस थे। और इसी पस मंज़र के तहत इनकी माशी, सकाफ़ती और सियासी असूलों का हम जायज़ा जो देखेंगे
कि ये इनकी क्या खसूसियात थी, इनकी नस्ली खसूसियात क्या थी, इनके ख़दोखाल क्या थे, और जो था इनका महल्ले वकूँ क्या था। तो इसमें जो दड़ावर हैं वादी सिंध के इब्तदाई बशिंदे थे। ये लोग तकरीबन 3,500 साल कबल मसीह में मेसोपोटामिया और बलूचिस्तान से गुजरते हुए बड़े सगीर में दाखिल हुए। दरियाए सिंध और रावी के किनारे के साथ साथ आबाद होकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे अजीम शहर इन्होंने आबाद किए। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि आबादकारों और मकामी लोगों के अमलगम से नतीजे से जो एक द्राविड़ी नस्ल जो है शुरू हुई। अमलगम का मतलब ये होता है कि दोनों जो आबादकार होते हैं और जो मकामी लोग होते हैं, जो बाहर से आते हैं, वो आपस में उनका एक्सचेंज ऑफ कल्चर होता है, फिर एक नई नस्ल की इब्तदा शुरू हो जाती है जो बाद में 3 ग्रोहों में तकसीम होगी। हर ग्रोह दड़ावरी ज़बान बोलता था। तो मशहूर मौरख व्हीलर का कहना है कि बलूचिस्तान की ब्राहवी ज़बान भी इन्हीं लोगों की ज़बान थी। खदो खाल क्या थे इनके? दड़ावरों का कद छोटा मगर सर बड़ा था, बाल घुंघरियाले, नाक चौड़ी और चपटी, होंठ बड़े मगर आगे को लटके हुए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और दूसरे मकामात की खुदाई से अब तक इंसानों के जो 40 ढांचे बरामद हुए वो उनके खदोगाल की अक्कासी करते हैं। इसके अलावा आर्यान्स इनको, क्योंकि ये बदसूरत थे, इनको गार्ड हेटिंग पीपल कहते थे, क्योंकि ये जो आर्यान्स थे वो खूबसूरत थे जबकि दड़ावर जो थे वो बदसूरत थे। लोक विरसा भी जहाँ था वो भी खुदाई से हमें पता चला कि मूर्तियों, इंसानी ढांचों, बर्तनों और आबादकारी के नमूने से चीज़ की कासी की कि दड़ावरों की सकाफत इस ज़माने में पूरे अरूज पर थी। इनमें 3 बड़े शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवीरी वाला, जिसको हम भावलपुर कहते हैं, वो इसमें शामिल थे। इसके अलावा दर्जनों छोटे छोटे शहर और कस्बे भी आबाद थे और इनकी ज़बान जो थी वो दड़ावरी थी। और ये सारा जो है वो हिंदुओं की जो एक रिलीजियस बुक है ऋग्वेद, उससे पता चलता है। ये सारा जो है उसमें दर्ज है। इसके अलावा इनमें काश्तकारी का निज़ाम भी था। काश्तकारी ये लोग गंदम, जौ, मटर, राई और की काश्त करते थे। चीते, गैंडे, हाथियों, मगरमच्छ जैसे जानवर की ज़िंदगी में हायल होते थे। तिजारत कारोबार दूर दूर तक बड़ा पैमाने पर चलता था क्योंकि इन्होंने बल्दियाती ज़िंदगी की बुनियाद रखी। तो शहर सड़कों के ज़रिए मिले हुए थे, पुख्ता सड़कें थीं। इनके औजार पत्थर, सींग, सीप, हड्डी और लकड़ी से बनाए गए थे। भर दांत के बने हुए औजार बहुत कम थे, वो भी ऊंचे माशरे के ऊंचे दर्जे के लोगों के पास थे। लोहा अभी दरियाफ्त उस वक्त नहीं हुआ था। तोहम परस्ती भी इन लोगों में पाई जाती थी, जो आज भी हिंदू मज़हब में है। रसूमात, अकायद और तोहम परस्ती इन्होंने ही अता की। हिंदू मज़हब में ये ख्याल किया जाता है कि हिंदू देवता सेवा का तस्वर मरने के बाद रूह का किसी और शक्ल में ज़ाहिर होना भी हिंदू मात में इन्हीं लोगों की तरफ से बदौलत पाया जाता है। मकानों की तामीर बड़ी जदीद थी। पक्की ईंट का इस्तेमाल इनके तमद्दुन की ज़ाहिर करता है। इनके शहर एक ही नक्शा और मकसूबा बंदी के साथ आबाद किए जाते थे, जिनमें कहीं भी तजावज़ात नज़र नहीं आती थी। इनका बल्दियाती निज़ाम आला पाए का था और जो सैनिटेशन या निकासी आब मामूली कस्बों में भी आला पाए का था। हर घर में गुस्ल खाना मौजूद था। शहरों की गलियाँ हमवार पुख्ता ईंटों से बनी हुई थी। नहाने के टब दोहरी दीवारों के होते थे, जैसा कि गर्म पानी गर्म और ठंडा पानी ठंडा ही रहेगा। जैसे कि आजकल हम गीज़र वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त तो वो चीज़ तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से ज़रिए जो है वो पानी का इस्तेमाल करते थे। ठोस लकड़ी के पहियों वाले छकड़े चलते थे, जैसे कि आजकल गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल का ज़माना है। ज़रूफ साजी जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वो भी खुदाई से पता चला। ये लोग पत्थर के बाद तांबे की प्यालियाँ, थालियाँ और देगचियाँ इस्तेमाल करते थे। फ़न हरब जो अपनी ये इस्तेमाल करते थे, वो हरब में तांबे की कुल्हाड़ियाँ, नेज़े, भाले, मछलियाँ पकड़ने की कुंडियाँ, चाकू, छुरियाँ मिली हैं, जो अभी भी म्यूज़ियम्स वगैरह में पाई जाती हैं, जो हमारे अजायब घर हैं। मुजस्मा साजी भी के लोग ये माहिर थे। अजायब घर में मिट्टी की मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो जनाना भी हैं। गले में मनकों का हार, कमर में मनकों से लदी हुई पट्टियाँ लपेटे हुए हैं। शायद इन मूर्तियों को वो मुतबरक देवियों की हैसियत से पूछते थे। इनके बालों की राय से ज़ाहिर होता है कि औरतों में बनाव संघार का मयार बुलंद था और ख़वातीन बहुत शौक़ से तैयार होती थी। ज़ेवरात भी खुदाई से पता चले कि औरतों के ज़ेवरात में सोने, चांदी, कीमती पत्थर, तांबा, कांसी, सी, मिट्टी इस्तेमाल होती थी। हार, झूमर, बाजूबंद, टिक्का, पट्टी बंद, बुंदे, नथ के अलावा बाजू की चूड़ियाँ, अंगूठियों के नमूने आज भी अजायब घर में मौजूद हैं। मिट्टी के बने हुए बच्चों के खिलौने अजायब घर में मौजूद हैं, जो इंसानों और जानवरों की शक्ल से मिलते जुलते हैं। शतरंज उस ज़माने का मशहूर खेल
जो था खेल पाया जाता था। ये भी अजायब घर से ही उनके जो है चीज़ें पाई जाती हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो लोग जो थे इनकी सकाफत कैसी थी। असल इनमें ख़ानदानी जो निज़ाम था वो मादरसरी था। मादरसरी दो तरह की ख़ानदानी निज़ाम होते हैं, एक होता है पदरसरी माशरा और एक होता है मादरसरी माशरा। पदरसरी माशरा वो होता है जिसमें फ़ादर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, जो कोई भी बुज़ुर्ग या मेल मेंबर जो घर का होता है वो पूरे घर को चलाता है, वो सारे फ़ैसले लेता है। लेकिन दड़ावर और मादरसरी ख़ानदान निज़ाम वो होता है जिसमें माँ जो होती है वो हेड ऑफ़ द फैमिली होती है, वो घर को चलाती है और हस्ब नसब और विरासत का सिलसिला भी माँ की तरफ से चलता है। तो दड़ावरों का जो ख़ानदानी निज़ाम था वो मादरसरी था, जिसमें औरत को बुलंद मर्तबा मर्द से बुलंद था। औरतों की मर्दों की फरवानी इस बात की दलील देती है कि दड़ावरों के नज़दीक औरत जो थी वो बड़ी जो था उसका एक ख़ास मकाम था। इनमें माशरती तंजीम भी बहुत ऑर्गेनाइज थी। शहरों के नज़म व नस्क चलाने के लिए ताजरों की मजलिस इंतज़ामिया होती थी जो शहरों की नज़म व नस्क की ज़िम्मेदार थी। ताहम ये लोग अमन पसंद और सुलह जो थे, कत्ल गारत उनका शेवा नहीं था। इनमें जो माशी सरगर्मियाँ थी वो एक तो ज़राअत थी, आबादियों के साथ साथ वसी ज़राई रकबा होता था जो किसी फ़र्द वाहद की मलकियत नहीं होता था। पूरी बस्ती कबीले की मुश्तरका मलकियत थी, मिलकर काम करते थे। जो सरबराह होता था वो काश्तकारी की निगरानी करता था और फसलों की कटाई पर हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक अनाज उठा लेता था। यूनानी मौरख हेडरस जो है उसको को बड़ी हैरत हुई थी कि वादी सिंध में अजीबोगरीब पौधा होता है जिसको उसने चांदी जैसे सफ़ेद फूल खिलते हैं। तो काश्तकारी के सिलसिले में इन लोगों को हल का इस्तेमाल नहीं आता था, अलबत्ता वो खेतों में सुहागा फेरते थे। खेती बाड़ी के अलावा इनका दूसरा बड़ा पेशा जो था वो तजारत था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दरअसल तजारती मराकज़ थे। उनकी तजारत सिर्फ अंदूर मुल्क तक महदूद ना थी बल्कि चारों तरफ भी पाई जाती थी। मज़हब के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह ये तोहम परस्त थे, साइंसी मालूमात भी रखते थे क्योंकि इनके जो घरों की कंस्ट्रक्शन और जो ठंडे और गर्म पानी का जो दोहरी दीवारों वाले, उससे पता चलता है कि ये साइंसी मालूमात भी रखते थे। सियासी निज़ाम भी इनमें पाया जाता था। आवाम को अतात पर मजबूर करने के लिए मादी हरबों से ज़्यादा ज़हनी अखलाकी हरबों पर इंसार किया जाता था। यूँ माशरे में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम था और हर फ़र्द के साथ एक जैसा सलूक किया जाता था, जो इस बात की ज़ाहिर करता है कि इनमें जमहूरी निज़ाम पाया जाता था सियासत का। इसके अलावा हड़प्पा के आसार जो है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो हड़प्पा जो बड़ा एक मशहूर वादी सिंध की तहज़ीब का सबसे बड़ा शहर, जो आज से तकरीबन 5000 कबल मसीह ये शहर पाया जाता था, तहज़ीबी मरकज़ था। हड़प्पा के लोग अपने फ़न तामीर, उम्दा मकानात, कुशादा और सीधी सड़कों, खूबसूरत गलियों, पुख्ता ज़मीन, दोज़ नालियों का निज़ाम रखते थे। तो हकीकत में हड़प्पा के लोगों को बदयाती शऊर था। वो लोग मोहनजोदड़ो के हम असर थे। हम असर का मतलब होता है कि उसी ही ज़माने के जो लोग होते हैं। ये शहर हज़ारों साल ज़मीन की तहों में रहा। तो पहले एक अंग्रेज़ स्याह मेसन ने 1826 के सफ़रनामे में इन खंडरात का जिक्र किया। जब लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाएगी तो ठेकेदारों ने हड़प्पा के टीलों को खोदकर कसीर तादाद में ईंटें निकाली। इनसे साहिवाल और खानेवाल तक 100 मील लंबी पटड़ी बिछाएगी और इर्द गिर्द के रहने वालों ने ईंटें माले मुफ्त समझ कर मकानात तामीर कर लिए, जिससे बहुत सारे आसार कदीमा तबाह हो गया। आखिर हुकूमत ने 1921 में बाकायदा खुदाई कराई तो एक नहायत कदीम तहज़ीब का शहर हड़प्पा दरियाफ्त हो गया। इस तहज़ीब को वादी सिंध की तहज़ीब भी कहा जाता है। और साहिवाल जो है वो मैंने पहले भी बताया कि 27 किलोमीटर जनूब मगरब में हड़प्पा के खंडरात मौजूद हैं। हड़प्पा रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर शुमाल में ये खंडरात मौजूद हैं। हड़प्पा के खंडरात का कुल रकबा 125 एकड़ है। सतह समंदर से ये 500 फुट बुलंद है। अभी भी ये शहर मौजूद है। उसके साथ एक अजायब घर भी है जिसमें इस शहर से कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की नवादरात मिली, स्टैचूज़ मिले, मुजस्मे और जो चीज़ें मिली वो उस अजायब घर में मौजूद हैं, जो इस शहर के लोगों की सकाफ़त की अक्कासी करती है। अब आते हैं कि दरावर जो अमन पसंद थे, सुलह जो थे, जिन्होंने बलदियाती माशरे की बुनियाद रखी, जिन्होंने ज़राअत के पेशे की बुनियाद रखी, जो कि जमहूरी निज़ाम रखते थे, जो मादरसरी निज़ाम रखते थे, वो कैसे तबाह हो गए।
तो दड़ावरों को तबाह बर्बाद करने वाले जो लोग थे वो आर्यंस थे। जो इनके बाद आए ये मकामी लोग नहीं थे। आर्यंस बुनियादी तौर पर गला बांध थे, जिनको हम चिराहों का भी नाम देते हैं, जिनको हम खाना बदोश का भी नाम देते हैं, जो लोग अपने रेवड़ों के साथ एक जगह से दूसरी का मूव करते रहते हैं। ये आर्यंस जो थे वो दड़ावरों के मुकाबले में गैर तहसीब याफ्ता थे, वहशी कौम थी, और बहुत तवील अरसा तक इनके माबैन जो है वो जंग जारी रही, कई सालों तक हुई। दड़ावरों ने भी सख्त मुकाबला किया, जिसका सबूत जो हिंदुओं की रिलीजियस बुक है ऋग्वेद से मिलता है। दड़ावर कबाइल में से बाज़ ने बग़ैर मज़ाहमत अतात कबूल कर ली और ये आर्यंस के ग़ुलाम बन गए, उनकी खुदमत भी करते थे। और जो दड़ावर मुकाबले में मारे गए, या तो मुकाबला करते थे या तो वो मारे गए, या फिर वो दूसरे बंदिया चल के जनूब में चले गए, जहाँ अब भी उनकी अक्सरियत मौजूद है। जो दड़ावर साहिब शौकत थे, मतलब अमीर थे और साहिब जायदाद थे, उन्होंने आर्यंस की सकाफ़त अपना ली, वो राजपूतों की टोली में शामिल कर लिए गए। आज भी जो इग्निकल राजपूत ज़्यादातर इसी ज़मरे से ताल्लुक़ रखते हैं। बाद में वही अकल्चरेशन का अमल शुरू हो गया कि आपस में जो दो ये मुख्तलिफ सकाफ़तों नस्लों के जो लोग थे दड़ावर आर्यंस आपस में मिलजुल गए, आपस में इन्होंने शादी ब्याह का सिलसिला कायम हो गया, जिसकी वजह से इनकी जो है अकल्चरेशन से सकाफ़त पजीरी से एक नई नस्ल जो है वो वजूद में आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे दड़ावरों की तबाही के बाद दड़ावरों के ज़वाल के असबाब, जिसकी वजह से ये जो सकाफ़त का एक हिस्सा जो दो ग्रोह था वादी सिंध की तहजीब का, क्योंकि दो ग्रोह बना रहे हैं ना, दड़ावर और आर्यंस, तो दड़ावर कैसे ख़त्म हो गए या उनका ज़वाल कैसे आ गया। तो एक तो थी कि बारिश की औसत शरह में कमी आ गई, जिसकी वजह से इनमें कहत साली आ गई, क्योंकि इनका ज़रई निज़ाम था। दूसरा ये था कि दरियाए सिंध में कटाव और सैलाब आ गया, उससे भी इनमें इनका जो ख़त्म इस तहजीब को ख़त्म करने का एक वजह है। तीसरा है आर्यंस के हमले और जंगजदल, जो भी हमने डिस्कस किया मैंने कि आर्यंस ने इन पर हमला किया, और ये क्योंकि जंगजू कौम नहीं थे तो सुलह पसंद थे। बेशक इन्होंने आर्यंस का से लड़ाई भी की जो कई सालों तक जारी रही, लेकिन काफ़ी अर्सा तक वो इनका जो है वो इनके सामने मज़ाहमत ना कर सके, और मुख्तलिफ ग्रोहों में मतलब कुछ तो मर गए, कुछ लोगों ने यहाँ से दूसरी जगह चले गए, भाग गए, कुछ को आर्यंस ने अपना ग़ुलाम बना लिया, और कुछ के साथ जो है वो आर्यंस के ग्रोहों के साथ शामिल हो गए, आपस में इनके शादी ब्याह के सिलसिले हो गए, और जिसकी वजह से ये सकाफ़त जो है वो ज़वाल पजीरी का शिकार हो गई। आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो इसी तरह है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दड़ावरी तहज़ीब के असरात, और इसके अलावा कि वो असरात जो कि आज भी हमारी सकाफ़त में पाए जाते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे आर्यंस को इंशाअल्लाह।